हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए बेटा, हम गैसीय अवस्था पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने गैसीय अवस्था में वास्तविक गैस समीकरण तक की बात कर ली थी। मतलब हम लोग गैसों से संबंधित नियम पढ़ चुके हैं, हम आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT पढ़ चुके हैं और हम वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण पढ़ चुके थे। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को जेड संपीड्यता गुणांक जो है उसकी दाब के ऊपर निर्भरता बता रहा था और उसमें हमने 3 केस लिए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का और टॉपिक है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। देखिए, आंशिक दाब का जो नियम है डाल्टन का, वो गैसीय मिश्रण पर लागू होता है। किस पर लागू होगा? गैसीय मिश्रण पर लागू होगा। पहला पॉइंट। नंबर 2, उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो अक्रियाशील है। अक्रियाशील गैसों पर लागू होता है। कहाँ लागू होगा? गैसीय मिश्रण पर लागू होगा। और गैसीय मिश्रण पर भी किन गैसों में? परस्पर अक्रियाशील गैसें हैं तो उनके मिश्रण पर यह नियम लागू हो सकता है। इस नियम के अनुसार किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। क्लियर बात? मतलब मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक गैसीय मिश्रण में घटक A, घटक B और घटक C उपस्थित है। A, B, C उपस्थित है। ये जो घटक हैं इन घटकों का आंशिक दाब घटक A का PA, इसका PB और इसका PC है। क्लियर बात? PA, PB और PC इनके आंशिक दाब। तो डाल्टन के नियमानुसार P टोटल मतलब इन तीनों के मिश्रण का कुल दाब P टोटल वो बराबर होगा PA प्लस PB प्लस PC के। P टोटल किसके बराबर होगा? PA प्लस PB प्लस PC के बराबर होगा। तो एक जनरल सा न्यूमेरिकल तो आपको यहां से मिल सकता है, सिंपल सा, कि तीनों के आंशिक दाब दिए हैं, उनको योग कर दो, उनको जोड़ दो तो आपके पास P टोटल आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है। लेकिन जो दूसरे टाइप का प्रश्न यहां से मिलता है वो प्रश्न आपको मिलेगा विलियन वाले चैप्टर में, जो कि आप 12th सिलेबस से रिलेटेड है हमारा। वहां आपको वाष्प दाब दिया जाता है और वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब पूछा जाता है। वहां आप ये नियम लगाते हैं। इस नियम में बेसिकली 2 फॉर्मूले लगते हैं। एक तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम इससे निकलेगा और एक इस नियम के अनुसार एक फॉर्मूला बनता है PI बराबर P टोटल इंटू X। क्या फॉर्मूला बना? PI बराबर P टोटल इंटू X। ये फॉर्मूला बनता है। अब ये कैसे आया या इसमें क्या क्या सम्मिलित किया, वो सारी चीजें अलग है। बाकी आप सिंपल सी एक चीज देखो, एक तो ये और एक ये। अब ये कैसे आया पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम ऐसे कहते हैं, आप सबने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा हुआ है। आदर्श गैस समीकरण था PV इक्वल्स टू nRT। इसके अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू N/VRT हो गया क्या? P इक्वल्स टू, या इसको ऐसे लिख दूं, P इक्वल्स टू nRT अपॉन में V। क्लियर? हमने कहा ये जो घटक A हैं
इसके लिए दाब क्या हो जाएगा, पी ए बराबर एन ए आर टी अपॉन में वी हो गया क्या, समीकरण 2। पी बी बराबर एन बी आर टी अपॉन में वी हो गया क्या, समीकरण नंबर 3। पी सी बराबर एन सी आर टी अपॉन में वी हो गया क्या, समीकरण नंबर 4। क्लियर। अब मैंने ऐसे लिखा, समीकरण 2 में एक का भाग देने पर, एक का भाग देने पर, यह समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में किसका भाग दूंगा, समीकरण 1 का भाग देने पर। तो जब आप समीकरण 1 का भाग देंगे तो उसके लिए पहले आपको इनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और इनकी वैल्यू हम इन समीकरणों में से ले सकते हैं क्या। तो आप इसको ऐसे कर दें, सबसे पहले यहां लिख दूं समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ये लो, ठीक है। ये सारे मान इसमें रख देता हूं 1 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर में क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, आर टी अपॉन में वी, और ये हो जाएगी समीकरण 5। समझ गए, ये इक्वेशन 5 हो गई। अब हमने ये कहा समीकरण 2 में 5 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 5 का भाग देने पर, किसका भाग देंगे, 5 को। तो समीकरण 2 ये थी, तो क्या हो गया, पी ए अपॉन में इधर क्या आ जाएगा, पी टोटल इक्वस टू, यहां क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और यहाँ आर टी अपॉन में वी, और इधर भी क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन में वी। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्या, और जब वो कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बच गया ये। तो देखो एन ए घटक ए के मोल, और ये मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोल, सही है, मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोल। तो ये सभी घटकों के कुल मोल हैं, तो क्या मैं इसको मोल भिन्न बोल सकता हूं, मोल बटा कुल मोल को एक नई टर्म में लिखा जा सकता है जिसको बोलते हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न, मोल अंश और मोल प्रभात सभी एक ही चीज है, सभी सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक जैसे लिख सकते। तो देखो पी ए अपॉन में पी टोटल बराबर हो गया बेटा एक्स ए के, किसके बराबर हो गया, एक्स ए के। मतलब इस पूरी टर्म को मैंने एक्स ए लिख दिया, मतलब यहां ये जो एक्स ए है ये घटक ए का मोल भिन्न है, या इसको बोल सकता हूं घटक ए का मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन। पी ए घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब है, और पी टोटल गैसीय मिश्रण का कुल दाब है। क्लियर। या इसको ऐसे लिख दें क्या, पी ए बराबर पी टोटल इंटू एक्स ए, बोलो लिखा जा सकता है। मतलब डोल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार किसी भी घटक का आंशिक दाब मिश्रण के कुल दाब और उस घटक के मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका दूसरा फॉर्म है डोल्टन के आंशिक दाब के नियम का दूसरा रूप। पहला रूप क्या कहता है, P बराबर P टोटल बराबर PA प्लस PB प्लस PC, और दूसरा फॉर्म क्या कहता है, PA बराबर P टोटल इंटू XA। मतलब हम इससे कुल दाब भी निकाल सकते हैं और इसके आधार पर जो गैसीय मिश्रण है उसके लिए आंशिक दाब भी निकाला जा सकता है प्रत्येक घटक का। ये फॉर्मूला आपको तब यूज में लेना है जब आपको पर्टिकुलर बोला जाए वाष्प प्रावस्था। किसकी बात कराई जाए, वाष्प प्रावस्था में संगठन निकालो, तब हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, या आपको पर्टिकुलर घटक का आंशिक दाब निकालना हो तो भी आप इसको काम में ले सकते हैं। क्लियर कर सकते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट से। अब हमने ऊपर यह कहा कि डोल्टन का आंशिक दाब का नियम उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो अक्रियाशील होगी, जो किसी भी प्रकार से मिश्रण में कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करती है।
तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम NH3 व HCl जैसी गैसों पर लागू नहीं होता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम NH3 व HCl जैसी गैसों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये गैसें आपस में क्या होती है, क्रियाशील होती है और आसानी से क्या कर लेती है, क्रिया कर। क्लियर है सबका? इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसके लिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, पहले देखें क्वेश्चन सोल्व करके देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन है 64 ग्राम ऑक्सीजन, क्वेश्चन लिखा है मैंने 64 ग्राम ऑक्सीजन व 28 ग्राम नाइट्रोजन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर आयतन पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 लीटर आयतन पर 5 एटीएम दाब उत्पन्न करती है। 5 एटीएम दाब उत्पन्न करती है। तो बताओ गैसों का आंशिक दाब क्या होगा? तो बताओ गैसों का आंशिक दाब क्या होगा? मतलब इसमें आपको मिश्रण का कुल दाब दिया हुआ है और मिश्रण का कुल दाब देके आपसे ये पूछा गया है कि जो दोनों गैसें हैं अलग अलग, उनके आंशिक दाब आप किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो देखो यहाँ 64 ग्राम में मात्रा दी हुई है, क्या इसकी भी ग्राम में मात्रा दी हुई है और हमें कुल दाब दिया हुआ है। जब भी प्रश्न में कुल दाब आ जाए और आंशिक दाब पूछा जाए तो आपको सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी थी, दूसरा वाला फॉर्मूला काम में लेना है, वो था PI बराबर P टोटल इंटू X। मतलब A, पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के लिए, तो PO2 बराबर P टोटल इंटू XO2। बोलो यही लिखूंगा क्या? ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर मिश्रण का कुल दाब गुणा ऑक्सीजन का मोल भिन्न। और मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, मोल भिन्न होता है मोल बटा कुल मोल। मोल भिन्न किसके बराबर होता है? मोल बटा कुल मोल के बराबर होता है। और मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालने के लिए आप लिखते हो ग्राम में मात्रा अपॉन में अणुभार, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार काम में लेते हो। मतलब मैं ऐसे लिख दूं क्या? PO2 बराबर P टोटल कितना है बेटा? ये दिया हुआ 5 एटमॉस्फेयर इनटू XO2 निकालना है। XO2 के लिए मोल बटा कुल मोल करना पड़ेगा और मोल निकालने के लिए ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी? 64 अपॉन में अणुभार कितना होता है ऑक्सीजन का? 32 अपॉन में 64 बटा 32 प्लस में 28 अपॉन में 28। इस तरह से इसको सोल्व कर दो। समझ में आई? अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो PO2 बराबर कितना हो गया? 5 गुणा 32 से कितनी बार कट गया? 2 बार अपॉन में 2 प्लस 1, तो PO2 बराबर 5 गुणा 2 बटा में 3। ठीक है, या इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बटा 3, और 10 बटा 3 को सोल्व करोगे तो 3.333 एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना आएगा? 3.33 ATM आएगा। तो जैसे मैंने ऑक्सीजन का निकाला, क्या वैसे ही आप नाइट्रोजन के लिए निकाल सकते हैं क्या? तो देखो नाइट्रोजन के केस में क्या करना है? B मैंने लिखा PN2 बराबर में P टोटल गुणा में XN2, ऐसे लिखूंगा। तो PN2 बराबर P टोटल कितना है? 5 इंटू इसकी मात्रा कितनी थी? 28 अपॉन में 28 अपॉन में कितना आ जाएगा? बोलो 64 अपॉन में 32 प्लस 28 अपॉन में 28।
सोल्व करेंगे तो PN2 बराबर 5 गुणा 1/3 आ जाएगा क्या? कर सकते हो। तो PN2 बराबर 5/3 आ गया। 5/3 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1.66 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। इस तरह से आप डाल्टन के आंशिक दाब का नियम उपयोग में लेके और अलग अलग घटकों के लिए क्या निकाल सकते हैं? आंशिक दाब की गणना कर सकते हैं। बोलो, किया जा सकता है? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, उसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन है, निम्न नियत तापमान व नियत आयतन पर एक पात्र में 1 मोल N2। क्वेश्चन क्या है? नियत तापमान व नियत आयतन पर, नियत तापमान व नियत आयतन पर, नियत आयतन पर एक पात्र में 1 मोल N2 व 3 मोल H2 उपस्थित है। 3 मोल H2 उपस्थित है जो NH3 का निर्माण करती है। दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? NH3 का निर्माण करती है। यदि NH3 का आंशिक दाब, यदि NH3 का आंशिक दाब 3 atm हो तो N2 व H2 के आंशिक दाब ज्ञात करो। यह आपका प्रश्न है। N2 और H2 के आपको क्या निकालने हैं? आंशिक दाब निकालने हैं। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, और आंसर नोट करके बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे ग्राहम का विसरण नियम।